हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री इन टूल। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर का अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसको कहा जाता है चार्ल्स लॉ। अब इससे पहले हमने ऑलरेडी बॉयल्स लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया था। बॉयल्स लॉ के अलग अलग ग्राफ हमने देख लिए थे। तो अब शुरू करते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। देखिए, चार्ल्स लॉ अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि हमें एक बहुत अच्छा खासा कंक्लूजन निकाल के देगा जो आने वाले टाइम में पूरी केमिस्ट्री में आपको काम आने वाला। ना चार्ल्स लॉ बेसिकली क्या है? एक्चुअली चार्ल्स लॉ हमें टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन बताता है। देखिए, हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी गैस की बात करते हैं तो किसी भी गैस को एक्सप्लेन करने के लिए या उसका स्टेट बताने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, ये चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आप सीक्वेंस में देखोगे आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है। बॉयल्स लॉ में हमने क्या देखा था? बॉयल्स लॉ में हमने देखा था कि प्रेशर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाता था। तो देखिए, चार्ल्स लॉ आपसे ये कहता है कि मान लीजिए अगर आपके पास एक कंटेनर है इस तरीके से, ठीक है, यू हैव गॉट अ कंटेनर लाइक दिस, और आपका जो कंटेनर है वो इस तरीके से, उसमें मैंने एक पिस्टन लगाया हुआ है जो यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। हम फिलहाल के लिए मान के चलते हैं मेरे पास 1 मोल गैस है और उस 1 मोल ऑफ गैस ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। मान के चलते हैं वो वॉल्यूम है V0, और इस गैस को हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। तो ये जो V0 है, ये V0 क्या रिप्रेजेंट करता है? V0 रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हर गैस का जब आप उसकी एक फिक्स क्वांटिटी लेते हो, अभी हमने तो 1 मोल लिया है, आप 0.5 मोल ले सकते थे, आप 250 ml ले सकते थे, आप कितना भी, कोई भी एक गैस ले लो, 0 डिग्री सेल्सियस पे जब उस गैस को लेते हो तो उसकी जो वॉल्यूम होगी हम उसको V0 कहेंगे। अब अगला काम ये है कि हमें इसको हीटिंग करना शुरू करना है। जब हम इसको हीटिंग करना शुरू करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसको हीट करोगे तो जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं अंदर, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी जाएगी, और जब उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी जाएगी तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ने लगेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लेते हैं मैंने यहाँ एक कंटेनर लिया होता और उस कंटेनर के अंदर जो पिस्टन होता, अगर मैं उस पिस्टन को बांध देता, स्क्रू से टाइट कर देता कि वो पिस्टन ऊपर ही ना उठ पाए, और उसके बाद अगर मैं उसको हीटिंग करता तो जो मॉलिक्यूल्स अंदर प्रेजेंट हैं उन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जाएगी। अरे भाई, जब मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जाती है तो मॉलिक्यूल पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ वहाँ घूमेंगे तो प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर तुमने क्या कर दिया है? तुमने वॉल्यूम, पिस्टन को बंद कर दिया, ऊपर उठने से रोक दिया है। तो आप जब यहाँ पर हीट सप्लाई करोगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, सिंस मेरा जो वॉल्यूम था वो मैंने क्या कर दिया, मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा वैसे वैसे अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा। जैसे प्रेशर कुकर में होता है, प्रेशर कुकर में आप उसको ऊपर से ढक देते हो, फिर नीचे से हीट लगाते हो, हीट लगाते हो, गैस फैलने लगती है, फैलने लगती है, फैलने लगती है, और गैस एक्सपांड होती है, एक्सपांड होने की कोशिश करती है, हो नहीं पाती क्योंकि आपने प्रेशर कुकर को ऊपर से ढक दिया होता है। समझ में आया? तो उससे क्या होता है? प्रेशर डेवलप होता है। लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, पिस्टन को हमने यहाँ फ्री छोड़ा और हम धीरे धीरे हीट सप्लाई कर रहे हैं। देखो, समझने की ये कोशिश कीजिएगा, जब आप यहाँ पर पिस्टन, अगर मेरा यहाँ पर रुका हुआ है तो ये इसलिए रुका हुआ है क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैच हो गया है। कोई चीज़ जब रुकी होती है, अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता तो पिस्टन अंदर आ जाता, और अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो पिस्टन बाहर चला जाएगा। तो अब अगर मेरा पिस्टन रुका हुआ है तो वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल है। पर जब तुम उसको हीट कर रहे हो तो डोंट यू फील अंदर का प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि तुम उसको हीट कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ रही है, मॉलिक्यूल्स और पागल हो रहे हैं, तो वो धीरे से पिस्टन को पुश करेंगे। जब वो पिस्टन को पुश करेंगे, मान लीजिए आपने सिर्फ टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, 5 डिग्री से जैसे ही बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ गई, तो वो पिस्टन को ऊपर लेके जाएंगे। पर कहाँ तक? वो पिस्टन को तब तक ऊपर लेके जाएंगे जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर फिर से इक्वल नहीं हो जाता। देखो, जब वॉल्यूम बढ़ेगी, जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो अंदर का प्रेशर गिर जाएगा। तब पहले जब वॉल्यूम इतनी थी तो प्रेशर ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वॉल्यूम कम है और तुम उसको हीट कर रहे हो। तो जैसे तुमने उसको हीट सप्लाई करना शुरू किया, मेरा पिस्टन ने धक्का मार मार के ऊपर लेके गया। कब तक? तुमने जो एनर्जी सप्लाई करी उससे उसका प्रेशर बढ़ा, तो उसने पिस्टन को ऊपर धक्का मारा। जब वो ऊपर जाने के बाद जब उसका प्रेशर और बाहर का प्रेशर फिर से इक्वल हो गया तो मेरा सिस्टम फिर से रुक जाएगा। पर इस पूरे केस में हुआ क्या? वॉल्यूम बढ़ गई,
टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन प्रेशर कांस्टेंट। अब इसको मैं समझाता इस तरीके से, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए पहली कंडीशन लेते हैं और आपका पिस्टन यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर है, टेम्परेचर मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है और ये वॉल्यूम ऑफ गैस है V0। फिर तुमने इसको हीट कर दिया और हीट करने के बाद अब तुमने क्या कर दिया, तुमने इसको 5 डिग्री सेल्सियस पे ले गए। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, जब 5 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी। तो मेरे मॉलिक्यूल जो थे, मान के चलते हैं फिलहाल मेरा पिस्टन वहीं पर है, पिस्टन वहीं पे, और मान लेते हैं फिलहाल अंदर का जो प्रेशर था वो P1 था, या चलो उसको P0 मार लेते हैं, वॉल्यूम V0 लिया तो प्रेशर को P0 मान लेते हैं, कुछ तो प्रेशर होगा। अब जब तुम उसको यहाँ लेके आए 5 डिग्री पर, ठीक है, ऊपर का प्रेशर पड़ रहा है, बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर है, ऊपर का प्रेशर है, अंदर का प्रेशर है, जब तुम उसके 5 डिग्री पे लेके गए तो डोंट यू फील अंदर का प्रेशर अब बढ़ जाएगा। मान लेते हैं वॉल्यूम अभी भी V0 है पर प्रेशर P0 + x हो जाएगा, क्योंकि तुमने अब उसको हीट कर दिया और हीट करने से प्रेशर बढ़ गया। अब अगर प्रेशर बढ़ गया है तो प्रेशर रिलीज भी तो होगा ना। तो थोड़ी देर के बाद मेरा पिस्टन क्या करेगा, मेरा जो गैस है अंदर वो क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर धक्का मारेगा और पिस्टन चला गया ऊपर। तो अब जब पिस्टन ऊपर चला गया, टेम्परेचर कितना है उसका, 5 डिग्री सेल्सियस है, पिस्टन ऊपर चला गया क्योंकि उसने धक्का मार के पिस्टन को ऊपर लेके गया। डोंट यू फील जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। कितना प्रेशर कम हुआ था, जितना प्रेशर बढ़ा था उतना उसने वर्क डन करके रिलीज़ किया और फिर वो वापस से प्रेशर नॉर्मल हो गया। अब मेरा वॉल्यूम V0 नहीं रहा, मेरा वॉल्यूम अब कितना हो गया, V0 में कुछ तो वॉल्यूम ऐड हो गया, VT, सम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज एडेड नाउ। पर प्रेशर अभी भी कितना है, बीच में प्रेशर बढ़ा क्योंकि तुमने उसको हीटिंग किया, पर फिर उसने वो पिस्टन को ऊपर धक्का मारा और अपना प्रेशर फिर से मेंटेन कर लिया, प्रेशर अभी भी P0 रह गया। तो इस पूरे केस में व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, बट प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। उम्मीद करता हूँ ये फंडा समझ में आया। तो चार्ल्स लॉ को जब तुम पढ़ना शुरू करते हो तो चार्ल्स लॉ का डेफिनेशन ही यही आता है, स्टेटमेंट यही आता है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स ऑफ गैस, यानी अगर प्रेशर कांस्टेंट है और गैस की क्वांटिटी, मोल्स का मतलब क्या हो गया, मोल्स का मतलब क्वांटिटी हो गया ना, मोल्स ऑफ गैस आर हेल्ड कांस्टेंट एट द, आर हेल्ड को लिखने की जरूरत नहीं, मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स ऑफ गैस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। और ये जो टेम्परेचर होना चाहिए ये केल्विन में होना चाहिए, तभी भैया टेम्परेचर केल्विन में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद मैं बताता हूँ। फिलहाल हम केल्विन हटा देते हैं यहाँ से, फिलहाल हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। केल्विन और डिग्री सेल्सियस को हटा देते हैं, वो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे केल्विन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस क्या होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसका एप्लीकेशन देखो तो दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है V0, अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो वॉल्यूम बढ़ेगी, तो V0 तो हो गई होगी, प्लस इसमें कुछ और अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऐड हो जाएगी। अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो V0 तो रहेगी, उसमें कुछ और अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऐड हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है ना। सिमिलरली अगर मैं T डिग्री सेल्सियस कर दूं तो V0 तो हो गई होगी और उसमें कुछ और अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऐड हो जाएगी। अब सिर्फ क्वेश्चन इतना है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो बताओ कितना वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका आंसर भी बड़ा आसान है। हमारे चार्ल्स सर ने क्या किया, एक गैस ली और उस गैस को रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसको हीट करते गए और 273.15 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। तो देखा कि 273.15 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करते हैं तो आपकी जो वॉल्यूम थी वो डबल हो जाती थी। मतलब मुझे बताओ टेम्परेचर में कितने का चेंज आया सर, टेम्परेचर में ना डेल्टा टी लिखेंगे उसको, 0 डिग्री से 273.15 पर लेके गए, कितना टेम्परेचर बदली किया सर, 273.15 का चेंज आया। उससे वॉल्यूम में कितना चेंज आया, स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितनी थी सर V0, अब कितनी हो गई है V0 और ऐड हो गई है, वॉल्यूम डबल हो गई है। समझ रहे हो, मतलब 5 रुपया था, 5 का 10 हो गया, V0 था 2 टाइम्स V0 हो गया। तो जब टेम्परेचर को 273.15 डिग्री सेल्सियस से बदला तो चेंज इन वॉल्यूम कितना निकल के आया, V0 के बराबर, जितनी ओरिजिनल थी अब उसकी डबल हो गई, कार्बन कॉपी हो गई है। अब मुझे एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, जब 273.15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करते हो तो वॉल्यूम में चेंज कितने का आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है V0 का। तो जब 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को चेंज किया होगा तो बताओ वॉल्यूम में चेंज कितने का आया होगा। तो
चेंज इन वॉल्यूम फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम चेंज फॉर 1 डिग्री सेल्सियस को बोलो कैसे लिखोगे, तो सर V0 को डिवाइड कर दो 273.15 से, दिस इज व्हाट यू गॉट। तो जब भी मैं 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, V0 डिवाइडेड बाय 273.15, जितनी भी 0 डिग्री पे उसकी वॉल्यूम है, 0 डिग्री पे मैंने बताया नहीं है V0 कितनी है, अलग अलग गैस की अलग अलग हो सकती है, हमें क्या पता कितनी है। तो V0 की जितनी भी वॉल्यूम, गैस की 0 डिग्री पे जितनी भी वॉल्यूम होगी, उसको 273.15 से जब डिवाइड कर दोगे, उतने से वॉल्यूम बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, और घटेगी जब टेम्परेचर कम करोगे 1 डिग्री से। तब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जब मैं तुमसे पूछूं बताओ V0 कितना है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितनी है, तो सर 0 डिग्री सेल्सियस पे तो V0 है। 1 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी, V0 तो होगी होगी प्लस V0 डिवाइडेड बाय 273.15 उसमें ऐड हो जाएगी 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। अच्छा 2 डिग्री सेल्सियस के लिए वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, V0 तो होगी होगी प्लस V0 अपॉन 273.15 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये समझा मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया मैंने, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री के लिए इतना बढ़ा, पर तुमने तो 2 डिग्री से बढ़ाया, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट जब होगा तो वॉल्यूम V0 अपॉन 273.15 इतने से बदल जाएगी। तो मुझे बताओ अगर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो वॉल्यूम कितनी होगी, तो सर V0 तो होगी होगी प्लस V0 अपॉन 273.15 मल्टीप्लाइड बाय T डिग्री सेल्सियस। ये आपको फॉर्मूला मिलता है। अब ये मेन फार्मूला है, अगर आपको कैलकुलेट करना हो। बेसिक फार्मूला क्या था, दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बेसिक फार्मूला है और ये डिटेल्ड फार्मूला। अब फार्मूले पे डिस्कशन करते हैं। देखिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम घटेगा। अब इसका हमने डिटेल एनालिसिस करके क्या बता दिया, जब 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कितने से बढ़ेगी, 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम थी उसको 273.15 से डिवाइड कर दो, उतने से बढ़ेगी या घटेगी। अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा सकते हैं, विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, जिसको कहते हैं चार्ल्स कांस्टेंट। ठीक है, तो कैन आई से वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। और क्या है ये कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट V0 अपॉन 273.15 वॉल्यूम पर यूनिट टेम्परेचर, वॉल्यूम पर यूनिट टेम्परेचर, वो यही है वॉल्यूम पर यूनिट टेम्परेचर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक काम करते हैं, इससे हम बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू T, ये बेसिक फार्मूला अगर आप यूज़ करो आप दुनिया भर के ग्राफ इस पे बना सकते हो। कैसे, देखो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला फार्मूला, हम मेन फार्मूला लिख लेते हैं, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू टेम्परेचर T। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू K इंटू T। अब हमें पता है अगर मैं वॉल्यूम को y एक्सेस मान लूँ, इसको अगर मैं स्लोप मान लूँ, अगर इसको मैं x मान लूँ तो y इक्वल टू mx हो गया। तो आई विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका टेम्परेचर, यहाँ पर हो जाएगा आपका वॉल्यूम, जो स्लोप हो जाएगी, स्लोप वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कांस्टेंट K। करेक्ट। अच्छा दूसरा ग्राफ में क्या बना सकता हूँ, देखिए हमें पता है वॉल्यूम विल बी इक्वल टू K इंटू T, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू K अपॉन 1 अपॉन T। भाई बरोबर है, बात तो वही है। अब 1 अपॉन T लिखूंगा तो टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा, तो K इंटू T हो जाएगा, एम आई राइट। तो अगर मैं 1 अपॉन T को x मान लूँ, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू K अपॉन x। व्हाट इज x, x इज 1 अपॉन T। तो मुझे बताओ वॉल्यूम वर्सेस 1 अपॉन T का ग्राफ कैसा आएगा। अब याद करो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था प्रेशर वर्सेस प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो उसका जब हमें ग्राफ आता था तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता था, जब प्रेशर को वॉल्यूम के अगेंस्ट प्लॉट किया गया। तो यहाँ पर तुम वॉल्यूम को प्लॉट कर रहे हो 1 अपॉन T के वर्सेस, और 1 अपॉन T यहाँ नीचे है, कैन यू सी दिस। तो मैं इसकी जगह K अपॉन x लिख सकता हूँ, वॉल्यूम वर्सेस 1 अपॉन T। तो मुझे बताओ ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पर वॉल्यूम आएगा, यहाँ पर 1 अपॉन T आएगा, द ग्राफ हैज़ टू बी सेम। क्लियर है,
उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। 1/T को मैंने x माना, x एक्सेस पे हमने 1/T को प्लॉट किया। जैसे वहाँ पर x एक्सेस पे हम वॉल्यूम को प्लॉट करते थे, ये वॉल्यूम था, ये प्रेशर था। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जब प्लॉट करोगे, प्रेशर और वॉल्यूम को जब प्लॉट करोगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता था। एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इतना भी नहीं आता था, वहाँ पर हमने देखा था कि ग्राफ ऐसा आता था। तो यहाँ पर भी जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर है? अगला ग्राफ, लेट्स टेक थर्ड वन। देखिए थर्ड वन में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू के इंटू टी करते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा लो। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस 10 ऑफ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ऑफ वी इंटू टी। करेक्ट? तो इसको स्प्लिट कर दो, log टू द बेस 10 ऑफ v हो जाएगा प्लस log टू द बेस 10 ऑफ t हो जाएगा। यहाँ पर log टू द बेस 10 ऑफ v हो जाएगा। देखो ये किसका काम करेगा, y, ये किसका काम करेगा, x का। अब स्लोप इसका मतलब 1 हो जाएगी mx, और ये किसका काम करेगा, प्लस ये ओके मैंने यहाँ v लिख दिया, यहाँ पे k आएगा, यहाँ पे k आएगा, दिस विल बी k, दिस विल बी k। तो log टू द बेस 10 ऑफ k। प्लॉट करो ग्राफ, तो ग्राफ कैसा निकल के आएगा, यहाँ पे आप किसको प्लॉट कर रहे हो, log टू द बेस 10 ऑफ टेम्परेचर को और log टू द बेस 10 ऑफ वॉल्यूम को। तो ग्राफ विल बी विद अ पॉजिटिव स्लोप गोइंग अप, और स्लोप कितनी हो जाएगी, इस टाइम पे इसकी स्लोप हो जाएगी 1, और इसका जो कट जहाँ पर मार रहा है ये हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ k। उम्मीद है समझ में आया। अच्छा एक और ग्राफ हो सकता है, मान लीजिए वॉल्यूम, चौथा ग्राफ, मैं अलग अलग पॉसिबल वेरिएशंस बता रहा हूँ कि अलग अलग पॉसिबल वेरिएशंस क्या हो सकते हैं। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू के इंटू टी। एक काम करो, दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम इंटू टी विल बी के इंटू टी स्क्वायर। तो अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो फिर से ग्राफ सेम आएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम इंटू टी हो जाएगा। तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो ऐसे मैं दुनिया भर के अलग अलग ग्राफ बना सकता हूँ। आई कैन मेक मैनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, अलग अलग ग्राफ हो सकते हैं। 4 ग्राफ ये जो थे ये मेरे पास मेन ग्राफ थे, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ जो था बड़ा सिंपल सा था। अब चार्ल्स लॉ की 2 मेन कंडीशंस आती हैं। मान लीजिए केस 1 लेके चलते हैं, केस 1 जहाँ पर आप टेम्परेचर को लेके चले जाते हो 273.15 डिग्री सेल्सियस पे, तो मुझे बताओ वॉल्यूम कितनी होगी 273.15 डिग्री सेल्सियस पे। तो सर V0 प्लस V0 डिवाइडेड बाय 273.15 मल्टीप्लाइड बाय 273.15, क्योंकि 1 डिग्री बढ़ाते तो इतने से बढ़ती, अब तुमने 273.15 बढ़ा दिया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, V0 प्लस V0 बचेगा। आंसर कितना निकल के आएगा, 2 टाइम्स V0। तो वॉल्यूम एट 273.15 विल बी डबल ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। केस 2 बताओ मुझे, केस 2 अगर आपने टेम्परेचर को माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो वॉल्यूम एट माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस बताओ कितनी होगी, V0 प्लस V0, अब देखो प्लस लिखने की मुझे एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, चलो फिर भी लिख देता हूँ, अपॉन 273.15 मल्टीप्लाइड बाय, मुझे यहाँ माइनस लिखना चाहिए था और यहाँ 273 लिखना चाहिए था, पर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 273.15 अंदर लिख देते हैं, डोंट यू फील माइनस अब बाहर आ जाएगा, और 273 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मुझे बताओ आंसर क्या बचेगा, V0 माइनस V0, बिकॉज माइनस था बाहर आ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, सिर्फ V0 बचा। आंसर कितना निकल के आएगा, 0। मतलब समझो अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर लेता हूँ तो कुछ वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है मेरी, यहाँ पे वॉल्यूम है, कुछ वॉल्यूम है, पर अगर मैं उसी को 273.15 पे ले जाऊँ तो ये वॉल्यूम डबल हो जाएगी, जितनी थी उसकी डबल हो जाएगी। कैन यू सी दिस ग्राफ, ये ऊपर चला गया, इसको थोड़ा और हटा देता हूँ, ये देखो वॉल्यूम डबल हो गई, ठीक है 273.15 पे, और अगर मैं उसको माइनस 273.15 पे ले आऊँ तो वॉल्यूम 0 हो जाएगी। और ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इसका इंटरप्रिटेशन करके आपको बताऊंगा कि इससे हम क्या सीख सकते हैं और इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में चार्ल्स लॉ के ग्राफ और चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन, चार्ल्स लॉ कैसे क्या यूज़ होता है उसका, क्यों प्रेशर उसमें हम कांस्टेंट रखते हैं, क्यों हम कहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, क्लियर है। ये अब आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने अब चार्ल्स लॉ में ये पढ़ा, ये जो 2 इंपॉर्टेंट केसेस हमने देखे यहाँ पे, केस 1 जहाँ पे टेम्परेचर को 273 किया तो वॉल्यूम डबल हो गई, और केस 2 जहाँ पे टेम्परेचर को माइनस 273 किया तो वॉल्यूम 0 हो गई, इसका मेन इंटरप्रिटेशन क्या है और इससे हमें क्या मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।